बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं जो आज डॉन न्यूज़पेपर के अंदर जो स्टोरी छापी है अंसार अब्बासी ने कि एक कानून बदला जा रहा है जिसके बाद आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हवाले से भी सोचा जा सकता है, जिसके बाद अगर कोई बंदा रिटायर हो चुका हो 2 दिन पहले तो उसको भी आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। इस हवाले से वो तमाम तर चीजें अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखी है और उस कानून के हवाले से चेंज करने के हवाले से किस तरह से कैबिनेट कमेटी फॉर्म की गई है, ये तमाम तर चीजें उस कॉलम में लिखी गई है डॉन के अंदर। अब ये डॉन को कैसे मिली, अंसार अब्बासी क्या है, ये सब चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे और इस कानून के मुताबिक किस तरह के फैसले आने चाहिए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से। सबसे पहले आते हैं अंसार अब्बासी के ऊपर। अंसार अब्बासी बहुत अच्छा सहाफी है। मैं जानता हूं पीटीआई के बहुत ज्यादा लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ये वगैरह कहते हैं लिफाफा सहाफी। ये लिफाफा वगैरह तो नहीं है, हाँ प्रो नवाज है, लेकिन प्रो नवाज भी नहीं है। एक्चुअली में 2018 की जब इलेक्शन हो गई थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया था, तो अंसार अब्बासी वाहिद सहाफी था जियो न्यूज के ऊपर जिसने कहा था कि देखो हमें लगता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फौज ने ज्यादती की है, फौज ने उनको पनामा में फंसा कर हटाया है और उनके खिलाफ कोई भी अकाउंटेबिलिटी वगैरह नहीं हुई और ना ही फौज का अकाउंटेबिलिटी करने का इरादा है। लेकिन इमरान खान आ गया, इमरान खान एक बेहतर चॉइस है। सो जियो न्यूज और उसके तमाम तर सहाफियों को अब इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए और इमरान खान के पीछे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये फौज अल्टीमेटली इमरान खान को भी हटाएगी। ये स्टेटमेंट्स मुझे अंसार अब्बासी की बिल्कुल एग्जैक्टली याद है, 2018 के बाद उसने दी थी। अल्टीमेटली यही हुआ, इमरान खान को फौज ने हटा दिया, जैसे नवाज शरीफ को हटाया था पनामा केस में, इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया। सो अंसार अब्बासी ने कहा था उस टाइम के ऊपर अगर इमरान खान को हटाएगी तो जियो न्यूज को इमरान खान का साथ देना चाहिए था। सो अंसार अब्बासी उन सहाफियों में से जो इमरान खान से और पाकिस्तान से बहुत हमदर्दी रखता है और जेन्युइन सहाफी है। ये ऐसा वैसा सहाफी नहीं है जिस तरह के दूसरे लिफाफे जर्नलिज्म में सलीम साफी ये दूसरे वगैरह। सो अंसार अब्बासी जेन्युइनली पाकिस्तान का दर्द रखता है और बाय द वे इसके थोड़े बहुत अच्छे ताल्लुकात नवाज शरीफ के साथ भी है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। मौलाना फजल रहमान को तो इसने सरेआम क्रिटिसाइज किया था मुशर्रफ के दौर में, और मुशर्रफ का दौर वो था जिसमें शहजाद सलीम बेचारे सहाफी को मार दिया गया था और आईएसआई ने मारा था। ये एक और सहाफी है शहजाद सलीम जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिसने बुक लिखी थी बियॉन्ड 9/11 इनसाइड अल कायदा एंड तालिबान, और ये बहुत अच्छा सहाफी था। बेचारे को इस तरह से मारा गया, बेदर्दी से मारा गया, उस बेचारे के बच्चे वगैरह घूमते फिरते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जिन लोगों को उस तारीख का पता नहीं है तो मैं उस हवाले से आपको बता देना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा राइटर था, बड़ी अच्छी ग्रिप थी। अगर आप जियो न्यूज के वगैरह के आज भी यूट्यूब के ऊपर सलीम शहजाद लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये किस तरह का सहाफी था। बड़ी अच्छी ग्रिप थी इसकी अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर, लेकिन आईएसआई ने इसे बेदर्दी से मार दिया, जिससे अरशद शरीफ बेचारे को शहीद कर दिया। सो ये था पुराना किस्सा। लेकिन अंसार अब्बासी की स्टोरीज बहुत अच्छी होती है, बार बार उसको ट्रिगर किया जाता है, उसको मतलब लॉन्च करने की कोशिश की जाती है नून लीग की तरफ से कि उसके कुछ प्रोपेगेंडा को वो सपोर्ट करे, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डिनाई कर देता है, 1-2 बार सपोर्ट भी कर लेता है। सो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आते हैं अंसार अब्बासी की स्टोरी के ऊपर। अंसार अब्बासी ने स्टोरी की है कि कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी कैबिनेट मेंबर्स की बनती है जो कि मिनिस्टर्स होते हैं। वहां पर उन्होंने कुछ कानून ड्राफ्ट करने के हवाले से किया है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ, उसको रीड्राफ्ट करने की कोशिश की है और उसके अंदर कुछ शिक्के डाली है। कुछ शिक्के ये डाली है कि अगर कोई बंदा रिजाइन कर चुका है तो उस बंदे को भी हमने लगा सकते हैं आर्मी चीफ, और अगर कोई बंदा कोई रिटायर हो चुका है तो हम उस बंदे को भी आर्मी चीफ लगा चुके हैं, जो कि बाय द वे बड़ा इलीगल है और बहुत आसानी से इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को करने दीजिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नीयत का भी पता चल जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं लेती। सो उसके बाद ये सारा का सारा इन्होंने कानून बनाया है कमेटी के अंदर। और बाय द वे यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने नहीं बनाया, कैबिनेट कमेटी ने बनाया, जो कि 2-3 दिन पहले ही बनी है। उसके अंदर मेंबर्स भी 2-3 दिन पहले ही नहीं डाले गए और उन्होंने अप्रूवल दे दी है। उसके बाद ये सारा कुछ जाएगा कैबिनेट के पास, कैबिनेट चेयर करनी है प्राइम मिनिस्टर ने, फिर वहां से अप्रूवल लिया जाएगा या सर्कुलर करके अप्रूवल लिया जाता है। सर्कुलर ऐसे होता है कि प्राइम मिनिस्टर भली प्रेजेंट ना हो, कैबिनेट मीटिंग बिल्कुल भी ना हो, एक सर्टेन टेक्स्ट मैसेज होता है उसके ऊपर अप्रूवल ली जाती है सबसे, और इस तरह से अप्रूवल ली जाएगी, फिर पार्लियामेंट में जाएगी, पार्लियामेंट इसे मंजूर करेगी, सेनेट मंजूर करेगी, उसके बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर वगैरह कर लेगा। लेकिन अगर ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हवाले से तो पार्लियामेंट ही इसे चेंज कर सकती है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरह से ये कानून वगैरह को चेंज करने के हवाले से सोच रहे हैं और इस कानून के मुताबिक अल्टीमेटली ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास टोटल इख्तियार होगा कि वही अपॉइंट कर सकेगा और प्रेसिडेंट को भी पूछने की जरूरत नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर के पास, और रिटायर बंदा भी लगा सकता है। अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे नहीं चाहिए और मैं रिजाइन करना चाहता हूं, तब भी उसकी रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं की जाएगी, फिर भी उसे लिया जाएगा। लेकिन ये जितना भी कानून हो इसको बनाना, ड्राफ्ट करवाना और लगाने में ही तकरीबन 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, तब तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर ये क्विकली करें भी तो अगर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इसमें कॉम्प्लिसिट नहीं होगा तो ये कानून पास नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करेगा। सो ये एक अलग मसला है इसके अंदर। लेकिन उसके अलावा जो मसला है, जिस तरह से ये किसी भी रिटायर के हवाले से कह रहे हैं, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जनरल फैज चिश्ती को भी लगा सकते हैं, जो कि कल बकवास करके गया था। सो इस तरह से तो नहीं हो सकता ना मुल्क के अंदर। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर किसी ने हेयरिंग सुनी हो जस्टिस आसिफ सईद खोसा की, तो मंसूर अली अटॉर्नी जनरल को बार बार कह रहा था कि क्या मकसद है आपके कहने का कि कोई जनरल
जनरल रिटायर नहीं होता, चेंज ऑफ कमांड होती है, ये होती है। जो मंसूर अली था वहां पर वो बार बार उस तरह के उल्टे सीधे आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद चीफ जस्टिस बड़ा नाराज हो गए थे उससे कि यार ये तुम कहना क्या चाहते हो कि कोई आर्मी जनरल रिटायर होता है या नहीं होता। एक्चुअली मैं ये समझा देता हूं आपको, जब भी कोई डिक्टेटर होता था ना, वो पावर अज्यूम कर लेता था, उसके बाद कोर्ट्स उसको अप्रूवल दे देती थी कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओ। प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अपने आप को लीगलाइज करने की कोशिश करता था पार्लियामेंट के थ्रू, और वो उल्टी सीधे इलेक्शंस वगैरह करवा के लीगल फ्रेमवर्क बना के उसके थ्रू अपने आप को लीगलाइज कर लेता था। लेकिन एक्चुअली में मसला यहाँ पर यह आता था, अगर वो प्रेसिडेंट है तो आर्मी चीफ नहीं रह सकता, अगर आर्मी चीफ का ओहदा भी रखना है उसने तो प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। ये एक टेक्निकल मसला होता था। एक और मसला यह होता था कि उसने प्रेसिडेंट की पावर अज्यूम कर लिए, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दी, लेकिन पार्लियामेंट से उसने आर्मी चीफ के अप्रूवल तो नहीं लेनी है ना। आर्मी चीफ का तो एक सर्टेन टेन्योर होता है, जो फौज बार बार हमें बताती है कि वो 3 साल के लिए होता है, 3 साल के बाद उसने रिटायर हो जाना होता है, तो आर्मी चीफ का तो ओहदा उसने छोड़ना होता है। सो जो डिक्टेटर्स होते थे ना, उनके लिए ये दोनों मुसीबतें होती थी, या तो प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ दे या आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ दे। जे आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ देते हैं तो उनको याद आता था जनरल सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा को 2 मिनट में उसके आर्मी चीफ ने, जनरल अयूब ने हटा दिया था। सो इसीलिए ये स्टिक करने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट भी रहे, आर्मी चीफ भी रहे। इसी वजह से आर्मी चीफ का जो सर्टेन टेन्योर है वो 3 साल के लिए, लेकिन 3 साल को तो वो एक्सटेंड नहीं कर सकता। इसी वजह से ये डिक्टेटर बार बार फंस जाते थे, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे, और इन डिक्टेटर्स को, जो कि ताकतवर लोग होते थे, इनको बचाने के लिए पूरे के पूरे कानून को तोड़ना पड़ता था। कानून को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा जाता था, जिससे डिक्टेटर के लिए रास्ता बनाया जा सके कि डिक्टेटर साहब आराम से हुकूमत कर सके। सो वरना वो कानून के अंदर फंस जाते थे। सो इसी तरह से पाकिस्तान की 70 साल तारीख गुजरती आ रही। अब भी यही कोशिश किया जा रहा है, अभी यही किया जा रहा है कि कानून को इस तरह से टुकड़े टुकड़े किए जाए जिसके थ्रू नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है, जो वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, वो पूरी की जाए। अब उनका जो आर्मी चीफ का कैंडिडेट है वो है आसिम मुनीर, वो लगा नहीं सकते। उसको लगाने के लिए कानून के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, फिर उनको फिक्स किया जाएगा ताकि इनकी पसंद का आर्मी चीफ आ जाए। अब आसिम मुनीर क्यों आना चाहता है, ये सब कुछ मैं पहले ही बता चुका हूं। बहरहाल एक और उड़ती उड़ती बात आ रही है, वो ये बात आ रही है कि जनरल बाजवा भी एक्सटेंशन ले सकता है। अब जनरल बाजवा अगर एक्सटेंशन लेगा तो ये फौज के अंदर लड़ाई हो जाएगी, ये मैं गारंटी करता हूं। फौज के अंदर ठीक ठाक लड़ाई हो जाएगी। जनरल बाजवा चाहे 3 दिन के लिए बोले, 3 महीनों के लिए बोले, फौज के अंदर इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा कि ये एक्सटेंशन लेने जा रहा है। मैं ये फ्रेंकली कह रहा हूं। मसला यहाँ पर यह है कि फौज ने इसे पहले भी कहा कि सर जी आपने एक्सटेंशन नहीं लेनी, अगर आप एक्सटेंशन लेंगे तो फौज के अंदर जो सिपाहियों का मोरल है वो मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर जनरल बाजवा ये कहे कि मैं 6 महीनों के लिए आया हूं, इलेक्शन करवाऊंगा, ये भी झूठ होगा। सो फौज के अंदर अगर लड़ाई करानी है तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दीजिए, फिर ये जनरल आपस में ही लड़ मरेंगे। बाय द वे, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना कौन चाहता है? जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन देना चाहते हैं वो ख्वाजा आसिफ देना चाहता है और आपका शहबाज शरीफ देना चाहता है। ये वो चट्टे बट्टे हैं जो इसको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इमरान खान बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अगर इमरान खान को कुचलना है तो जनरल बाजवा जैसे लोगों से ही काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मारवा भी देते हैं, मार भी देते हैं, कुछ भी कर लेंगे खुद को ताकत में रखने के लिए। सो इसे ही एक्सटेंशन दे दो। लेकिन अगर जनरल बाजवा दोबारा एक्सटेंशन लेता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से एक ऐसा आर्मी जनरल आ गया जो तीसरी बार एक्सटेंशन ले रहा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं ली। सो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हो जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसीलिए ये सारे के सारे लीगल अमेंडमेंट्स वगैरह की जा रही हैं ताकि ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना हो और सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज ना हो जाए। इसीलिए ये सारा का सारा कवर दिया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले इनके साथ मिले हुए हैं, वो बार बार कह रहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। सो उनका जो इमेज है बरकरार रखने के लिए ये सारे के सारे पार्लियामेंट्री लॉज पास किए जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई गुंजाइश ना रहे इनके ऊपर एक्ट करने के लिए। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ये तमाम तर कानून साजी जिस तरह से करने चाह रहे हैं ना, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है, स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सो अगर सुप्रीम कोर्ट इसे हंट डाउन करना चाहे तो बड़ी इजीली हंट डाउन कर सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट की पॉलिटिकल विल के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है इसे हंट करना, या सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि बस ये भी चलता रहे और इसको भी एनआरओ दिया जाए। ये बात घूम फिरकर वहीं पर आती है कि जब इन लोगों ने 10 अप्रैल को फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने, और जब ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ था और पीडीएम की जमातों ने उसे सपोर्ट किया था, उसके बाद मीडिया के सर्टेन सेगमेंट्स ने उसे सपोर्ट किया था, इन सब लोगों ने यह सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, पाकिस्तान को हम गुलशन गुलशन कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का राज होगा, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ होगा। सो अल्टीमेटली उन लोगों ने बड़ी मिस जजमेंट की, बड़ी मिस कैलकुलेशन की, जिसके बाद आज पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटोरियल सेटअप है, एक फाशिस्ट रिजीम है। पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो एक्शन लिया, रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोली, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ गई हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट उड़ गया है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकल गया है। लेकिन मजाल है कि इनको फर्क पड़ जाए। इससे यह समझ में आता है कि इनके अंदर जो खनासत थी ना कि हम बड़े अक्लमंद लोग हैं, हम ज़हीन लोग हैं, हम जमहूरियत को बचा लेंगे, हम देख लेंगे इमरान खान को, इमरान खान अनडेमोक्रेटिक है, हम ही लोग डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमें पता है। सो आज ये अपने एक्शन
एक्शन से साबित कर रहे हैं कि कितने ये डेमोक्रेटिक है। इन लोगों की बेवकूफियों की वजह से जमहूरियत का जनाजा उठ गया। इन लोगों की बेवकूफियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक फाशिस्ट स्टेट बन गया पाकिस्तान। इन लोगों की बेवकूफियों की वजह से स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल मैं आने वाले दिनों में एक व्लॉग करूंगा, ऑडियो लॉग, जिसमें मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 10 अप्रैल वाला डिसीजन दिया था ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया था या जमहूरियत का जनाजा निकाला था। ये तमाम तर चीजें मैं आपको उसमें डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिबेट होगी इस डिसीजन के ऊपर। क्योंकि लोग कहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया था। बड़े अच्छे लोग, बहुत ज़हीन तरीन लोग जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को समझते थे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन को बचा लिया, लेकिन आइन बचाते बचाते जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया था। सो सुप्रीम कोर्ट जैसे वेल साउंडेड ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को ये समझना पड़ता है कि आइन बचाते बचाते जमहूरियत का तो जनाजा नहीं निकाल दिया हम लोगों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को तारीख ने जज किया है कि ये तारीख का बदतरीन फैसला था। जो लोग भी इस फैसले को सपोर्ट कर रहे थे, आज वो नाक रगड़ रगड़ के माफिया मांगते फिर रहे हैं कि ये किस तरह का ब्लंडर कर दिया। और जो लोग अब भी इस फैसले को सपोर्ट करते हैं, वो फाशिस्ट स्टेट को सपोर्ट करते हैं। सो उनका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है। अल्टीमेटली यही होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन करेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन नहीं करती तो ये एक तरह का ऐसा आर्मी चीफ बन जाएगा जो कि रिटायर हो चुका होगा, जिसके ऊपर एक केस चल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसी भी पार्टी की तरफ से वो केस थ्रो किया जा सकता है। सो उस तरह से ये आर्मी चीफ भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इस तरह से अगर पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ लगाना है, सो ये आर्मी का इदारा भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सो इस आर्मी के इदारे के ऊपर, इस आर्मी चीफ के ऊपर भी एक नाअहली की तलवार लटकती रहेगी जब तक ये अपने टेन्योर में रहेगा। इसीलिए इसको दब कर रहना पड़ेगा। इस तरह से अगर पाकिस्तान चलाना है तो मुईद पीरज़ादा बिल्कुल सही कहता है कि पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ाए, बजाय कि पाकिस्तान अपने अंदर जमहूरियत की बका की जंग लड़ाओ। पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ाए। थैंक यू वेरी मच।